आज बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन सीज़न 2 के बारे में। तो पहले सीज़न की जो हमने अभी जितनी बात की है उसके हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि क्या एपिक स्टोरी है, क्या राइटिंग है, क्या मतलब जो वॉइस एक्टर हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, मतलब बेजोड़ स्टोरी टेलिंग की एक एग्जांपल है। सेकंड सीज़न पहले सीज़न के जितना वास्ट नहीं है, बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सीज़न है। इसमें 12 ही एपिसोड है। पहले सीज़न में आई थिंक 25 एपिसोड थे। तो थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे फोकस्ड है। जैसे जब एक कहानी खुलती है तो एक दुनिया बन रही होती है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हम फोकस होना शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा फोकस्ड है। और क्योंकि ये एक मतलब वॉर या इस तरीके की एक्शन सीरीज़ तो है ही, बट ये एक तरीके की सस्पेंस सीरीज़ भी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। आई मीन जो रियल टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं वो तो आपको होती हुई दिख रही हैं, लेकिन सबके पीछे ओवर आर्चिंग वजह क्या है, मतलब ये वॉर हो क्यों रही है, ये हमले हो क्यों रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं पता होता। तो बेसिकली उसी चीज़ के, उसी ओवर आर्चिंग सत्य के कुछ मेजर चैप्टर्स सेकेंड सीजन में खुलते हैं आपके आगे ओवरऑल बेसिकली। तो तगड़े तगड़े सरप्राइज मिलेंगे आपको। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड सीजन आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि सॉरी बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सीजन आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि दीवार में कुछ चीज़ है। मतलब एक दीवार में होल होता है जिसके अंदर दिखता है कि भाई एक कोई टाइटन जैसी चीज़ है अंदर। तो उनको लगता है दीवार के अंदर टाइटन छुपा हुआ है। तो एक तो ये चीज़ शुरू हो जाती है कि भाई ये दीवार है क्या, इसका किस मटेरियल से बनी है, क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि वो जो दीवारें हैं वो उतनी बड़ी दीवारें बनी कैसे। आई डोंट नो लोगों ने उस चीज़ पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया। कुछ लोग तो दीवार को, एक पूरा का पूरा कल्ट होता है जो दीवार की पूजा कर रहा होता है जो कि रियलिटी पे बेस्ड है। दुनिया में अगर होगा तो इस टाइप की सिचुएशन हो तो लोग करने लग जाएंगे ऐसा। कुछ लोग होंगे क्योंकि हर तरीके के लोग होते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ आती है कि भाई दीवार में कुछ है, कुछ सीक्रेट है। और जो कल्ट होता है दीवार का उसमें एक पास्टर होता है, पास्टर निक। तो उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई तू एक बात बता। क्योंकि जनरल जनता को या फॉर एग्जांपल जो स्काउट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी ये पता होता है कि जो ये चर्च के लोग हैं या जो ये राजा वाजा के जो मंत्री मंत्री हैं, इन लोगों को थोड़ा नॉलेज है टाइटन्स की, बट ये जस्ट जनता को बताते नहीं है फॉर आई डोंट नो स्टेट सीक्रेट होने की वजह से। तो पकड़ लेते हैं उस मास्टर को, कहते हैं कि उन्हीं में से एक दीवार जो कि बहुत ऊंची होती है, कहते हैं ऊपर ले आए, कहते हैं तुझे फेंक देंगे नीचे दीवार से, नहीं तो बता कि क्या सीन है। तो वो कहता है नहीं मैं नहीं बता सकता, ये मैं बिट्रे नहीं कर सकता कि क्या चल रहा है। अगर मैं बिट्रे करूँगा तो तुम मुझे चाहे फेंक दो नीचे। वो उसे फेंकने वाले होते हैं, वो फिर भी नहीं बताता। तो वो देखते हैं कि लाइफ थ्रेटन करने का इसके ऊपर असर नहीं है, तो फिर वो मतलब निकलवा नहीं पाते उससे कोई सच्ची बात। तो ये होता है, ये तो मतलब जो जस्ट राइट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट सीजन जो दीवार से रिलेटेड चीज़ का पता चलता है, क्योंकि दीवार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरी स्टोरी का। उसके बाद एक जो जो वहाँ से जो स्टोरी प्रोग्रेस होती है उसमें इन्होंने कुछ सैनिकों को पकड़ा हुआ है एक कैसल में, रिस्ट्रेन किया हुआ है, उनका गियर वगैरह ले लिया है ताकि वो म्यूटिनी ना कर सकें अगर करना चाहें तो। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर इसको पहले सीजन में भी दिखाया था, मीके नाम है उसका। वो मुझे यार बड़ा बुरा लगा क्योंकि वो कैरेक्टर ना बड़ा दमदार दिखाया था पहले सीज़न में, और सेकंड सीज़न में भी दमदार ही चल रहा है। लेकिन सेकंड सीज़न के शुरू में ही मतलब एक अटैक होता है जिसमें हमले में लड़ाई करते करते मर जाता है, और जो उसका मरने का तरीका दिखाया है वो बड़ा यार आई मीन बंदे को हिला देने वाला सीन, बड़ा तगड़ा था वो। क्योंकि मीकी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो फुली पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है, और कैसे उसकी पावर, उसका कॉन्फिडेंस कैसे रिड्यूस करता है सामने वाली जो पावर है वो इतनी ओवरवेलमिंग और इतनी अननोन है जिसके बारे में आप इतने ज़्यादा इग्नोरेंट हो। इग्नोरेंट होने से मतलब आपको पता ही नहीं कि उसकी पावर का लेवल क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो क्या मुकाबला करोगे आप उससे। आप एक इंसान, एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंसान हो। तो वो चीज़ बड़ी हाईलाइट की है। और वो जो पावर है वो एक नया टाइटन इंट्रोड्यूस होता है, कैरेक्टर बीस्ट टाइटन नाम है उसका। और क्या हरामी कैरेक्टर है भाई,
वो पहले ही उस सीन के अंदर से दिखाया है। मतलब साइको लेवल का, मतलब एम्पैथी के नाम पे जितनी एम्पैथी साइकोपैथ्स में होती है उसी लेवल की एम्पैथी उसके अंदर है। सही, मतलब अगर कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना है कि कितना हरामी कैरेक्टर है तो वो बड़ा अच्छा सीन था, बट दे डिड बैड, दे डिड रियली बैड वन टू मी के, ऐसा मेरा ओपिनियन है। उसके बाद बेसिकली स्टोरी ये चल रही है कि जो सेकंड वॉल है उसके अंदर वाले एरिया में भी कुछ टाइटन्स आ गए हैं। और उनको लग रहा है कि यानी कि अगर अंदर आ गए हैं तो इसका मतलब वॉल ब्रीच हो गई होगी कहीं ना कहीं से। तो फिर वो जो भी जिनको भी उन्होंने वहाँ रिस्ट्रेन किया होता है वो एक उनका इंटरनल मैटर होता है, तो कोई उन्होंने लाइक डेफिनेटली कोई गलत चीज़ नहीं की होती, उन्होंने सिर्फ उन्हें इसलिए रिस्ट्रेन किया होता है कि ये म्यूटिनी ना कर दें इस बात के ऊपर कि भाई हमारे बंदे मर गए इतने सारे, यार इनको आपने पकड़ रखा है इस चीज़ के ऊपर। और एक और चीज़ होती है कि क्योंकि उनके ही ग्रुप में से वो लड़की मिली होती है जो कि टाइटन है फर्स्ट सीज़न के एंड में, तो उन्हें लग रहा होता है क्या पता इनमें से कोई भी और टाइटन हो सकता है, इसलिए इनका गियर ले लो और इनको एक कैसल के अंदर, मतलब अच्छे तगड़े वॉरियर्स के द्वारा रिस्ट्रेन कर दो, जो कि बड़ी आयरॉनिक चीज़ है क्योंकि आगे जाके पता चलता है कि जो 5 लोग उन्होंने रिस्ट्रेन किए हुए हैं, 5 नहीं बल्कि 6 लोग जो उन्होंने रिस्ट्रेन किए हुए हैं, 6 में से 6 में से 3 टाइटन है एक्चुअली होते हैं। तो एनीवे तो बेसिकली फिर वो वहाँ से उनको भेज देते हैं क्योंकि बड़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई ना। अब इनके टाइटन होने ना होने का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो गार्ड कर रहे हैं वो तो टाइटन अटैक में मरने शुरू हो गए, मीके और उसकी बाकी की टीम। तो वो उसको भेजते हैं लोगों को बचाने के लिए कि इवैक्यूएट करो लोगों को क्योंकि वॉल के अंदर टाइटन आ गए हैं बेसिकली। तो उसके बाद कुछ सीन्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीन है, साशा जाती है, जो साशा एक कैरेक्टर है उनके, जो नए कैडेट्स भर्ती हुए हैं स्काउट में, उनमें से एक कैरेक्टर है। वो एक ट्राइबल फैमिली से आई होती है, जो कि जंगल में रह के शिकार करते हैं। तो उसका एक अलग ही मतलब स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर है, वो खाने के पीछे पागल है, उसको खाना मिल जाए तो मतलब मीट के एक पीस के लिए वो अपने साथियों को भी स्टैब कर दे। आई मीन थोड़ा जोकिंगली टाइप में। तो वो जाती है, उसको एक लड़की मिलती है घर के अंदर जिसकी माँ को टाइटन मतलब खा रहा होता है, और बच्ची होती है आई थिंक पूरी शेल शॉक्ड होती है, देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब हिल भी नहीं पा रही होती, राइट। तो शाया आती है, उसे बचाती है। वो एक बड़ा अच्छा सीन है। वो छोटी बच्ची कहती है कि किसी ने हमारी हेल्प नहीं की, सडनली टाइटन का अटैक हो गया, सब लोग भाग गए पर मेरी माँ के पैर नहीं है तो वो चल नहीं पाई। बड़ा आई मीन आपको लगेगा कि क्या मतलब इमोशनल सा टाइप का सीन है। और फिर वो फाइनली अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही होती है एंड में उस बच्ची को बचाने के लिए, बट लकीली उसको भी हेल्प मिल जाती है और निकल जाते हैं वो लोग वहाँ से, क्योंकि उसके पास कुछ हथियार तो होते नहीं है लड़ने के लिए। वो बेसिकली तीर कमान सा टाइप का ही कुछ चला रही होती है, और उसको तीर कमान चलाने आता है क्योंकि वो ऑलरेडी हंटर थी, हंटर फैमिली से आई थी। तो उसके बाद एक और सीन है जो साशा की बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखाता है। अच्छा ये एक चीज़ है, जब भी ना लोग किसी ऑलमोस्ट मॉर्टल डेंजर में आ जाते हैं, जितने भी कैरेक्टर, ये आपको थीम थ्रू आउट द सीरीज़ मिलेगी कि जब भी कोई कैरेक्टर या तो मरने वाला है मॉर्टल डेंजर, या मॉर्टल डेंजर में आ गया है या मरने वाला है। अब डेंजर में आ जाएगा तो चांस है ना कि मर सकता है, शायद बच जाए, उसका लक है, लेकिन मर भी सकता है। तो उसकी बेसिकली उसका जो कैरेक्टर की बैक स्टोरी है वो वहाँ से फिर वो बतानी शुरू करते हैं। ये कई जगह कई कैरेक्टर्स के साथ और कई जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। या फिर एक बहुत बड़े डिलेमा में कैरेक्टर आ गया तो वहाँ उसकी बैक स्टोरी खुलनी शुरू होगी कि जो इस व्यक्ति की मोटिवेशन है वो है क्या, और वो आई कहाँ से, और उसका रीज़न क्या है। तो ये आई थिंक स्टोरी टेलिंग का एक बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जैसे बॉलीवुड की किसी मूवी में हीरो है बस वो वन डायमेंशनल हीरो ही है, उसके अंदर एक ही इमोशन है एक्शन का या जो भी। हर बंदे की मजबूरियाँ, उसकी गलतियाँ, उसकी बेवकूफ़ियाँ, उसकी इनसिक्योरिटीज़ जो कि हम सब के अंदर हैं, वो एक्सप्लोर करके दिखा के एक्सप्लेन करके बताई गई हैं, जिससे कि आप कनेक्ट होते हो ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर के साथ। कुछ ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको जिनकी मोटिवेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया उनकी हिस्ट्री का इस्तेमाल करके, जैसे कि जो कि एक बड़ा मेजर कैरेक्टर है जीन का जो कैरेक्टर है, या जॉन या जीन जो भी कह लो,
उसकी बैक स्टोरी एक्सप्लोर नहीं की गई। उसके अलावा एक बर्टोल्ड जो कि एक और मेजर कैरेक्टर है, उसकी भी बैक स्टोरी एक्सप्लोर नहीं की गई, जो कि मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि सब कैरेक्टर्स की के कॉन्टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया पूरे शो के अंदर, कि वो आते कहाँ से हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या सीन है। इनफैक्ट आर्मिन की भी कुछ खास डिटेल में इतनी स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की गई, जो कि नाउ दैट आई थिंक थोड़ा सा ऑड है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ बताएं उसके बारे में। उसके बाद तो बेसिकली एक डायलॉग है साशा और उसके फादर के बीच में, कि जब वो सोल्जर नहीं थी, एक बच्ची थी अपने घर में, तो कैसे मतलब उसके फादर और वो इस बहस में पड़ते हैं कि क्या जो ज़माने की ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें अपने हिस्टोरिकल जीने का जो तरीका है उसे ऑल्टर कर देना चाहिए, या हमें अपने तरीके पे ही अडिग रहना चाहिए, भाड़ में जाए ज़माना, भाड़ में जाए लोगों की ज़रूरतें। बेसिकली वो जंगल में रहते हैं, तो जगह की कमी होने की वजह से, क्योंकि वॉल सिकुड़ती चली जा रही है और पॉपुलेशन तो है ही जिसको खाना चाहिए, तो गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप ये जंगल हमें दे दो ताकि हम इसे काट के खेत बना सके, ताकि हम फीड कर सके लोगों को। तो वो कहती है नहीं, हमें अपनी लाइफ बचानी है। उसका बाप कहता है नहीं, हमें इंसान जो है को सोशल एनिमल है, हमें दूसरों की ज़रूरत के लिए हमारी अपनी ट्रेडिशंस को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं। तो ये भी बेसिकली एक फ़िलोसॉफिकल डायलॉग है कि ट्रेडिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ह्यूमैनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, राइट। जैसे कि आप लोग अक्सर अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट्स में दुनिया में, आपको दिखता है कि ट्रेडिशन का एक पार्ट रिलीजन भी होता है, तो रिलीजन के नाम पे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, बेसिकली अपनी ह्यूमैनिटी को खो रहे होते हैं। और वो रिलीजन बेसिकली क्लेम यही कर रहा होता है कि हम ह्यूमैनिटी लाते हैं इंसानों के अंदर, और वही रिलीजन की वजह से लोग अपनी ह्यूमैनिटी को बेच रहे होते हैं। तो ये उसी टॉपिक के ऊपर एक फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन है इन सम सेंस बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। उसके अलावा जब वो रेस्ट्रेंड होते हैं तो कौन ही एक कैरेक्टर है वो डिस्कस कर रहा होता है कि मेरा जो गांव है वो यहीं पास में है, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के बोर हो रहे हैं तो मैं जाके अपने फैमिली से ही मिलाता हूँ। वो साले चूतिए सोचते थे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा, देखो आज मैं सोल्जर बन गया, ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। एक उस यंग मैन की भावना, जिसको कि मतलब गालियाँ पड़ी हैं बचपन से और उसको गुड फॉर नथिंग समझा गया, बट जब वो कुछ कुछ लाइफ में एक स्टैंडिंग अचीव कर पाया तो वो शो करना चाहता है अपनी फैमिली को। और आई मीन इस शो में किसी भी इंसान की किसी भी उम्मीद को ऐसे कुचला गया है। अब बेचारा वो जिन लोगों को अपने गांव को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कुछ बन गया हूँ लाइफ में, तुम लोग गलत थे कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, वो पूरा का पूरा गांव ही इन सम सेंस मर गया होता है बेसिकली, अलॉन्ग विद हिज फैमिली। आई एम सॉरी, मैं स्पॉयलर्स पे स्पॉयलर दे रहा हूँ, लेकिन आई डोंट नो, मुझे और किसी तरीके से बात करनी नहीं आ पा रही कि मैं इसके बारे में बता पाऊँ। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। ये मैं हर एपिसोड में या हर ओवरऑल इधर उधर जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें लगी वो इन सम सेंस सेकंड सीज़न के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो बता रहा हूँ। अबे मैं कौन सा हैदराबाद से हूँ जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अरे मैं हैदराबाद ही क्यों बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद एक सोल्जर होता है वहाँ पे, जो जो उन गार्ड्स में से होता है जो जिन्होंने इन नए कैडेट्स को रिस्ट्रेन किया होता है उस कैसल के अंदर। और वो मतलब जब बैठे होते हैं तो वो एक दारू की बोतल मिल जाती है उसे, क्योंकि ये कोई बहुत पुराना कैसल है, सैकड़ों साल पुराना, जिसके अंदर सैकड़ों साल पुराने सामान पड़े हुए हैं। तो एक एक एल एक टाइप ऑफ दारू होती है, वो उसे मिलती है। वो कहता है अरे वाह क्या बात है, तो वो पीने लग रहा होता है। तो एकदम से ही उसकी जो कॉमरेड होती है वो उसको बोलती है कि अबे तू अपनी ड्यूटी के टाइम पे पिएगा। वो कहता है अबे मैं ही वैसे मैं एक्ट कर रहा था, हालांकि वो पीने वाला था। तो फिर वो कहता है हाँ, जैसे ही मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी तब मैं पीऊँगा, जब मेरा सोने का वक्त आएगा। फिर वो उसे रख देता है वापस। तो फाइनली जब वो मर रहा होता है बेचारा, तो क्योंकि अटैक हो गया होता है टाइटन्स का, तो मर रहा होता है, तो सडनली वो उस विंडो से अंदर आके गिरता है जहाँ उसने वो बोतल छोड़ी होती है, और वो बोतल उसे वहीं दिखती है। अब वो बोतल उठाता है, बोतल खाली होती है। और वो सीन बड़ा सही था। तो उसकी लाइन है आई थिंक कि व्हाट डू अ मैन हैव टू डू टू गेट अ ड्रिंक हेयर। और वो मर रहा है बेसिकली। कह कह रहा है और वो देखता है बोतल खाली है और कहता है कि
इज देयर एनी गॉड? क्या कोई गॉड है इस दुनिया में कि एक मरते हुए बंदे को एक ड्रिंक नहीं मिल पाई? एक गालिब का शेर है कि जितनी हम कभी छोड़ दिया करते थे पैमाने में, आज उतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में। तो मुझे कई बार मुझे याद आ गया कि बेचारा मर रहा है और बेचारे को ड्रिंक मैसर नहीं हुई। तो वो मुझे काफ़ी फनी बट सैड बट आयरॉनिक बट लाइक क्या डार्क लेवल की कॉमेडी है उस तरीके का फील हुआ। उसके अलावा सारे जैसे सोल्जर मर रहे होते हैं तो एक फीमेल सोल्जर होती है, उसको जब एक टाइटन मार रहा होता है तो वो बड़ा ही मुझे वो अजीब लगा, पे ये किसने लिखा है ये डायलॉग? वो कहती है नो डैडी प्लीज डैडी। वो एक अलग ही जोन में चली जाती है, आई बी ए गुड गर्ल डैडी। तो मतलब इतने आई थिंक पॉइंट हाईलाइट करने का यहाँ पे ये था कि कितने भी डेयर डेविल और स्किल्ड सोल्जर हों, पर सामने जब मौत आती है, जब सामने लिटरली एक राक्षस तुम्हें खाने वाला है, तो तुम कितने भी बड़े फन्ने खां हो, राइट, तुम कितने भी हिम्मत वाले हो, तुम्हारा कितना भी स्वैगर है, वो सारा स्वैगर घुस जाएगा किसी खास जगह पे और तुम गिड़गिड़ा के भीख मांगोगे। बहुत कम लाइक मीके का सीन भी टू सम एक्सटेंट यही शो करता था। इसका एक कॉन्ट्रास्ट है जो आगे देखने को मिलेगा, जिस पे मैंने एक्चुअली बात करने का डिसाइड किया है, तो उसको भी देखेंगे। तो उसके बाद एक सीन है कि फाइनली जो जितने भी ये लोग बच गए हैं, ये 6 लोग हैं बेसिकली। नहीं, आई थिंक साशा निकल गई होती है, हाँ साशा क्योंकि बचाने गई होती है तो वो निकल गई होती है। ओके ठीक है, जहाँ ये लोग फंसे होते हैं, ये जो फाइनली आके दोबारा फंसे हैं, ये किसी और कैसल में फंसे हैं क्योंकि स्टोरी थोड़ी आगे चली है, वो वॉल चेक करते हैं, कुछ कुछ होता है। तो साशा नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे होता है कॉनी, एक और कैरेक्टर है क्रिस्टा, एक और कैरेक्टर है ईमीर, जो कि क्रिस्टा और ईमीर फ्रेंड है, और 2 और कैरेक्टर हैं बर्थोल्ड और राइनर। तो क्योंकि हम स्पॉयलर्स दे ही रहे हैं, तो इन 3 में से एक्चुअली जो ईमीर है वो एक्चुअली एक टाइटन होती है, और वो एक रैंडम इंसान होती है, उसका कोई एलिजेंस नहीं होता किसी के साथ, ना जो ये यहाँ के लोग हैं दीवार के अंदर रहने वाले इनके साथ, ना किसी और टाइटन के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। बट उसको जो क्रिस्टा लड़की है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो बहुत पसंद होती है, जो कि बाद में जाके पता चलता है कि एक रॉयल ब्लड की, रॉयल लीनिएज की लड़की है, फिर उसकी एक अलग ही ट्रैजेक्टरी चलती है। तो पर वो उसे बहुत पसंद होती है। उसका रीज़न ये होता है कि वो जो क्रिस्टा है उसकी एक बहुत सैड बैक स्टोरी है, जिससे कि वो इमीर की खुद की जो बैक स्टोरी है उससे वो रिलेट करती है, और उसको लगता है कि इस लड़की को मैं एक मेरे रूप में एक इंसान प्रोवाइड करूं, जो कि इसको पता चला है इसकी लाइफ में कि तेरी लाइफ की कोई वैल्यू है, कोई इंसान है जो तुझे पसंद करता है, जो तेरी वैल्यू करता है, जो कि मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो जिन लोगों को उस इंसान की ज़रूरत हो, नीडेड फील करना चाहता है इंसान। ये एक वो वाली थीम शायद क्या एक वो वाली थीम हाईलाइट की गई है इस पूरी सिचुएशन के प्रति। तो जब उसको ईमीर को लगता है कि अब तो हम सारे 4-5 जितने लोग हैं ये मर जाएंगे क्योंकि टाइटन्स ने चारों साइड से इस किले को घेर लिया है, तो वो अपनी रियल फॉर्म है उसको कहती है कि तू मुझे वादा कर कि तू अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जिएगी, और ये वो अलग ये भी एक कि मतलब लाइफ किसी और को प्लीज़ करने के लिए जीना चाहिए कि अपने एंड पे जीना चाहिए, ये एक फ़िलोसॉफिकल डिस्कशन है, उसके ऊपर है। तो उससे वादा लेती है कि तू अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जिएगी और किसी और को प्लीज़ करने के लिए नहीं जिएगी, और वो अपनी रियल फॉर्म दिखा देती है और फिर हमला कर देती है टाइटन पे ताकि ये लोग निकल सकें यहाँ से। बट टाइटन बहुत ज़्यादा होते हैं और उसे वो थोड़ा घसीट सा लेते हैं। उसके बाद जब ये हो रहा होता है तो इसके बीच में जो उस क्रिस्टा लड़की के प्रति, ये जो लड़की है इमीर, जो टाइटन है एक्चुअल में ये उसकी भावना कैसे डेवलप हुई, इनकी एक बैक स्टोरी जहाँ पे इसने इनकी पहले भी जान बचाई थी अपनी टाइटन फॉर्म का यूज़ करके, उसके बारे में एक बैक स्टोरी दिखाते हैं जो कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान हुई होती है, क्योंकि ये सारे उसी कैडेट कोर का हिस्सा हैं जो मतलब साथ में ट्रेन हुई थी, जो मेन कैरेक्टर एरन है उसके साथ की, क्योंकि ये सारे एक ही क्लासमेट हैं बेसिकली, ऐसे समझ लो। तो उसकी उनकी
एक स्टोरी होती है पुरानी, वो दिखाते हैं। उसके बाद किसी तरीके से ये थोड़ी बहुत डिले करती है टाइटन्स को, बट ऑलमोस्ट टाइटन इसको ओवर पावर कर देते हैं। बट उसी टाइम पे फिर उनको री आ जाती है बाकी सबकी जो और स्काउट रेजिमेंट होती है उनकी, तो वो फिर सारे टाइटन्स को मार देते हैं। और बीस टाइटन भी फिर दोबारा हेल्प करने नहीं आता इन डम टाइटन्स की, क्योंकि वो अपना थोड़ा सा मज़ा ही ले रहा होता है एक तरीके से। उसके बाद जब ये लोग थोड़ा सा रिकूप करते हैं, तो जनरली ना जब इस तरह की कोई बैटल होती है तो ये लोग वॉल के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वॉल के ऊपर सेफ्टी है डम्प टाइटन से। अदरवाइज डम्प टाइटन्स आपको अगर आप रिकूप कर रहे हो, आप थके हुए हो, तो कहीं से हमला कर देंगे तो आप सेफ़ नहीं हो। बेसिकली दीवार के टॉप पे सेफ्टी है, दीवार बहुत ऊंची है 50 मीटर की। तो वहाँ पे ये सब रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो इतने में जो दो इनके क्लासमेट हैं, राइनर और बेर्थोल्ड, उनका थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, स्पेशली राइनर का। और वो ये चीज़ जाहिर करते हैं कि एक्चुअल में जो कोलोसल टाइटन और जो आर्मर टाइटन था जिन्होंने ओरिजिनल हमला किया था तुम्हारी पूरी सिविलाइजेशन पे, वो हम ही थे। तो पता चलता है कि ये दोनों भी टाइटन थे। तो यानी कि उस कैसल के अंदर 5 में से 3 जो एंड में बंदे बच गए थे वो टाइटन थे। ईमीर तो थी ही टाइटन, कॉनी और क्रिस्टा टाइटन नहीं थे सिर्फ। तो वो बन तो वो अपना असली रूप बता देते हैं और असली रूप दिखा देते हैं। बेसिकली उनका ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि जो एरन है, वो जो उनका मेन मकसद यहाँ आने का ये होता है कि जितने भी लोग हैं उनको मार दो। इसलिए वो दीवार तोड़ देते हैं ताकि टाइटन आके इनको मार देंगे, लेकिन नहीं मार पाते, वो एक अलग बात है। बट उनका सेकंड एम ये होता है कि हम जो एक मेन जितने भी ये टाइटन है इनकी एक बैक स्टोरी है, इसमें से हमें एक सर्टेन टाइटन पकड़ना है जो कि मेन कोऑर्डिनेट टाइटन है, और वो होता है एरन के अंदर। और उसको फाउंडिंग टाइटन कहते हैं, कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, फिर फाउंडिंग टाइटन भी कहते हैं। तो वो हेरन के अंदर है। तो वो बेसिकली अब उनका गोल चेंज हो जाता है उसको एबडक्ट करने का, क्योंकि उनका मेन गोल कोऑर्डिनेट टाइटन को ढूंढ के एबडक्ट करना ही होता है। तो उनको रियलाइज होता है कि ये तो एरन ही है, तो उसे वो एबडक्ट कर, क्योंकि जस्ट उनको न्यूज़ ब्रेक होती है उस टाइम पे कि अरे ये तो ऐसे ऐसे था। ओके, बाय द वे एक चीज़ शुरू में ही मैं बता देता हूँ। इस सीरीज़ के शुरू में ही उन्होंने ये नहीं बताया कि जो वॉर वगैरह हुई है और 104 कैडेट में से एक लड़की जो टाइटन निकली थी, जिसको कि फर्स्ट सीज़न के एंड में उन्होंने पकड़ लिया है, वो इनको पता नहीं होता। इनको ये न्यूज़ अभी मिली नहीं है, क्योंकि वो इंटीरियर में हो रहा है कहीं पे, ये वो सारी बैटल जो फर्स्ट सीज़न के एंड में होती है। तो एक चीज़ अगेन, मैं शायद मुझे लग रहा है मैं स्टोरी में बहुत ज़्यादा जा रहा हूँ और अपना वो नहीं दे रहा। तो बेसिकली पता चलता है कि वो लोग टाइटन है, तो वो बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। उसके बाद एक ये दिखाया कि कैसे वो एक डिलेमा में आ जाते हैं कि इन दोनों ने वो, अब उन लोगों को एक्चुअली पता होता है कि ये टाइटन्स है। फॉर सम रीज़न वो लॉजिकल रीज़न निकाल के थोड़ा सा उनको आइडिया हो गया होता है, बट ये सब पता होने के बावजूद भी वो उनको मारने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे होते, क्योंकि ये इनके जो थे क्लासमेट्स थे। एक वो चीज़ दिखाई है कि जो इंसानी दिमाग होता है वो शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। चाहे आपको पता है कि सामने वाला आपका मॉर्टल एनिमी है, बट अगर एक भेस बना के आपके साथ बचपन से बहुत सालों तक ऐसे दोस्त रहा है, तो आप मेंटली उस पोजीशन पे जाने में थोड़ा टाइम लोगे, जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि ठीक है इसे मारना अब जायज़ है। जो कि पूरा का पूरा जो अर्जुन और श्री कृष्ण का डायलॉग है गीता में कि ये मेरे मॉर्टल एनिमीज़ हैं, लेकिन ये मेरा रिश्तेदार भी है तो क्या वर्थ इट है इनके साथ वॉर करना। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग वहाँ पे जो इंसान का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वॉर को लेके, और अपने दोस्त और मित्र और इन लोग भाई और कजन्स को लेके कि उनके साथ वॉर रिसोर्सेज के लिए कितनी जायज़ है, क्या है। उसके बाद है कि बेसिकली वो अपना रियल रूप दिखा देते हैं और समहाउ एरन को लेके एबडक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। और क्योंकि वो निकल जाते हैं कामयाब होकर, थोड़ा सा इनको घायल भी कर देते हैं जो बचे हुए सोल्जर होते हैं। तो उसके जो दो दोस्त होते हैं एरन के, मिकासा और आर्मिन, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि यार अब तो एरन चला गया, उन्होंने अपडेट कर लिया अब हम, और उनको गए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है, कोई हमारे को जो री आएगी उसमें भी टाइम लगेगा। तो
वही ओरिजिनल कैरेक्टर, वही सोल्जर जिसने उसकी माँ को बचाना था लेकिन नहीं बचा पाया, बट उन दोनों को बचा लिया उनके बचपन में। उस कैरेक्टर का नाम है हानेस। वो आ जाता है और टू सम लेवल उनको सांत्वना देता है कि तुम जानते हो एरन को, वो कितना मतलब सख्त जान बंदा है, वो ऐसे नहीं मर सकता, वो उनको तगड़ा टाइम देगा। तुम्हें लगता है कि एरन जैसे बंदे को कोई ऐसी उसकी विल के अगेंस्ट एबडक्ट कर सकता है? तो ऐसे करके वो उनको चीयर अप कर देता है। वो भी बड़ा अच्छा सीन है उसमें। उसने मुझे याद दिला दिया इस चीज़ को कि मैं सोच रहा था कि अमेरिकन ने यूरोपियंस ने जब कॉलोनाइज़ किया नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में अफ्रीकन्स को ले गए और स्लेव बना लिया। बट वो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन जो थी, जो इंडियन ट्राइब्स थी, उनको स्लेव नहीं बना पाए। बहुत सारे लोग बीमारियों से मर गए, ये मुझे पता है, लेकिन जो नहीं भी मरे उनको वो स्लेव नहीं बना पाए। तो आई थिंक उन लोगों में कुछ ऐसी फाइटिंग स्पिरिट होगी जिसकी वजह से क्योंकि वो ट्राइब्स थे बेसिकली। तो आई डोंट नो, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ पे, बट ये क्वेश्चन है मेरा कि, कि जो नेटिव अमेरिकन थे उनको स्लेव क्यों नहीं बनाया जा सका। मे बी इस पर मुझे थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। एनीवे तो उसके बाद करता है, उनको वो रिलैक्स करवाता है कि ठीक है घबराओ मत, ये वो नहीं होगा कुछ भी। तो उससे ये भी होता है कि बेसिकली आप हानिस वाला जो कैरेक्टर है उसको थोड़ा ज़्यादा जानते हो, उसको थोड़ा लाइक करने लगते हो, राइट। उसके प्रति आपकी थोड़ी सी अटेंशन जाती है, डाइवर्ट होती है, जिससे कि ये भी लगता है कि शायद अब इसका टाइम आ गया है। तो उसके बाद राइनर और बर्थोल्ड की कॉन्वर्सेशन आगे दिखाते हैं, क्योंकि वो उसे लेके भाग गए, तो उनके साथ क्या चल रहा है वो दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि उनका भी आपस में जो ईमीर है, क्योंकि ईमीर उनके साथ ही नहीं होती, वो बस एक रैंडम होती है, उसकी भी एक स्टोरी है बेसिकली उनका एक साथ। वो आप देखोगे तो आपको चलेगा। वो यहाँ पे बेसिकली ईमीर ने उनका एक नुकसान कर दिया होता है। तो उनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। उनसे ये पूछ रहे होते हैं, एरन होश में आ जाता है, मीर होश में आ जाती है। ये पूछते हैं इनसे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, ये वो कहते हैं ऐसा करना ही होगा, तुम्हारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। कुछ बताते नहीं है क्लियरली, बट एक दिखा रहे होते हैं कि हाँ हम हैं दुश्मन, या ये जो भी अभी तक जो तुमने हमें देखा था वो सब एक झूठ था। तो वो आई डोंट नो, सीन इंटरेस्टिंग है वो भी देखने वाला। लाइक आप बहुत कैप्टिवेटिंग सीन है वो अपने आप में, जबकि कुछ निकल के नहीं आता उस सीन से। लेकिन कैरेक्टर्स कितने भी डार्क क्यों ना हो, उनके बीच में जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आपको दिखेगा उसमें। उसके बाद स्काउट्स में समहाउ जो कमांडर एरविन है वो जल्दी से दीवार के ऊपर ही घोड़े चलाता हुआ सप्लाई लेके आया जाता है। जितनी लेट उन्होंने सोचा होता है कि सप्लाईज पहुंचेंगी, उतनी लेट नहीं पहुंचती, जल्दी सप्लाईज पहुंच जाती हैं। तो वो पढ़ते हैं उनके पीछे, और एक प्लान के थ्रू वो उनको मतलब ओवरटेक भी कर देते हैं, क्योंकि वो बेसिकली रेस्ट करने लग गए होते हैं, राइनर और बर्थोल्ड। उसके बाद वहाँ पे अमीर की थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई है कि वो कौन थी, कैसे आई वहाँ पे आके, टाइटन कैसे बन गई वो भी इंटरेस्टिंग है। उसमें थोड़ा सा लाइक उसमें फिर एक अलग फिलोसॉफिकल डिस्कशन है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम की बंदा किसी चीज़ के तौर पे अपने आप को पेश करने की आदत में अगर चला जाता है और उसके फ़ायदे लेने लग जाता है, तो कैसे वो अपने साथ इनजस्टिस कर रहा होता है, जो कि रणबीर अलाहाबादी की मुझे याद दिलाता है। सॉरी, नो शेड, बट जो एक वो उसको देख के मुझे लगता है कि भाई रियल में तो तुम ऐसे बात नहीं करते होगे ना अपने दोस्तों साथियों के साथ। तो पर तुम एक तुमने जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैमरे के आगे एक पर्सोना बनाया हुआ है जो कि साफ फेक है, आई थिंक ये उस टाइप की जो है इंसान की सिचुएशन है उसके ऊपर एक तरीके का एक डिस्कशन है। क्योंकि कई लोगों का इस चीज़ पे ही मानना है ना कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा शॉकिंग, अपलिफ्टिंग, जो भी आपको उसको कहना है आप कह सकते हो, एक चीज़ है कि सरप्राइजिंग कि एक टाइटन जो है इस अटैक में कमांडर एरविन को ग्रैब कर लेता है, मतलब अपने मुंह से। और सबको लगता है कि भाई ओ शिट, हमारा कमांडर ही चला गया मतलब। और उससे जस्ट पहले कमांडर ने बोला होता है कि अटैक। और भाई कमांडर एरविन ऐसी इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है ना इसका,
मेरा पता नहीं, इफ़ नॉट दी फेवरेट, वन ऑफ द 3 मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर डेफिनेटली। और मुझे इस पूरी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा दुख शायद तब हुआ था जब वो मतलब मर जाता है। तो वो भी आगे आएगा। तो बेसिकली उसको पकड़ लेता है टाइटन, और टाइटन ने उसे पकड़ रखा है और उसे ले जा रहा है खाने के लिए। बट वो बंदा वहाँ से भी कमांड कर रहा है कि भाई अटैक कर, डू नॉट फॉल्टर, हमारा टारगेट वो है और वो पकड़ो। अब सोचो, एक बंदे को एक दानव ने, एक टाइटन ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ खाने के लिए, और वो करा अटैक। अब तक जितने बैड एस देखे थे ना आपने, वो सारे रोने वोने लग गए थे। तो उस बंदे का जो रिजॉल्व होगा वो क्या, आयरन रिजॉल्व या स्टील रिजॉल्व, टाइटेनियम रिजॉल्व होगा वो। आई मीन बड़ा इंस्पिरेशनल है वो सीन यार। मतलब वैसे आई गेस इस सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक सीन्स हैं, उसमें से एक है वो। um, उसके बाद जो हानिस का कैरेक्टर है वो लड़ रहा होता है इनको बचाने के लिए। आगे फाइट आगे बढ़ती है और हानिस का कैरेक्टर जो है वो लड़ रहा होता है एक टाइटन से, मिकासा और एरन को बचाने के लिए, जो कि बैक टू द उनके चाइल्डहुड में चली गई सिचुएशन, जहाँ वो मिकासा और एरन को और उसकी बचाने के लिए एक टाइटन से भागता है और उसकी माँ को नहीं बचाता क्योंकि उसे डर लग जाता है। वहीं पे बात आ जाती है, और एक्चुअली ये वही टाइटन होता है। तो बट हानिस इस टाइटन के द्वारा ग्रैब कर लिया जाता है और आई मीन मरने वाला होता है। और एरन पूरी कोशिश करता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर टाइटन बन सके, लेकिन नहीं बन पाता। और एक बड़ा अपने आप को गालियाँ देने का जो एक इंसान का है कि तू कुछ नहीं है, तू सोचता है कि तू ये है, तू वो है, बट जब मौका आता है तो तेरे बस की नहीं होती कुछ ये वो। तो ऐसे अपने आप को लाइक एक तरीके से चैस्टाइज कर रहा होता है। वो सीन भी बड़ा आपको लगेगा कि यार शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने उस तरीके की फीलिंग अपने बारे में लाइफ में ना सोची हो। एक तरीके की सेल्फ हेटिंग या एक सेल्फ वो फ्लैजुलेशन जिसे कहते हैं। तो वो भी बड़ा लाइक इमोशनल टाइप का सीन है, थोड़ा सा स्टेयर कर दे इंसान को, वैसा सीन है। बट देन सडनली कुछ एक चीज़ होती है जिसे उसकी अपने अंदर की एक और पावर रियलाइज़ होती है, जिसका यूज़ करके वो सारे वहाँ से बेसिकली उन टाइटन से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं। और फाइनली एट द एंड ऑफ द सीरीज़ उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि जो ये टाइटन्स घूम रहे हैं, ये शायद ये लोग ह्यूमंस ही हैं, ऐसा उनको कुछ क्लूज मिलते हैं। तो बेसिकली जो सीक्रेट्स हैं इनकी रियलिटी के, टाइटन्स की रियलिटी के, वो थोड़े थोड़े अनफोल्ड होने शुरू होते हैं। तो ये बेसिकली सेकंड पूरे सीज़न में यही 2 मेजर चीज़ें थी कि एक तो हमला हो जाता है दीवार के अंदर ही टाइटन्स का, उनको लगता है दीवार कहीं से टूट गई है, और दूसरा ये कि एरन की एबडक्शन हो जाती है। डिसाइड हो जाता है कि एरन के पास ही जो है कोऑर्डिनेट सुपर पावर जो है सबसे बड़ी, वो एरन के पास ही है। तो वो उसे लेके भागने लग जाते हैं। ये टोटल बेसिक स्टोरी है सेकंड सीज़न की। मैंने शायद मिलियंस ऑफ चीज़ें मिस कर दी होंगी। बहुत ही एक हम्बल सी कोशिश थी ये रिव्यू करने की सेकंड सीज़न को। तो इसमें जो भी गलतियाँ हों, आई अपोलोजाइज़ फॉर देम।